अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हिरा ऑफिस से लौटी तो बहुत थक चुकी थी। स्कार्फ की ग्रिप से सर को आज़ाद करके पर्स सोफे पे उछाला और गिरने के अंदाज में बेड पे लेट गई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर आंखों से हाथ हटाया। आने वाली अना थी। उसे नज़रअंदाज करके सीधी दीवार गिर आईने के सामने जाकर खुद को हर जाविये से देखने लगी। ज़रूर पॉलर से लौटी थी। हीरा की तरफ उसकी पीठ थी। वो कोहनी के बल सर उठाकर सामने आईने में उसका अक्स देखने लगी। बहुत गहरे गले वाली स्याह फुल स्लीव्स आस्तीन, लॉन्ग शर्ट में उसका फिगर किसी सांचे में ढला लग रहा था। पेंसिल हील उसकी कामत को गजबनाक बना रही थी। ऊंचा जूड़ा जिसकी वजह से गहरे गले से झलकता जिस्म नुमाया हो रहा था। स्मोकी मेकअप, कानों में लटकते लंबे लंबे आवेजे और गले में झूलता स्याह पत्थर जो सांस के ज़ेरो-बम के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। उसे अपनी तरफ देखता पाकर अना मुस्कुराई। क्यों लग रही हूँ ना हॉट? हॉट लेडी की पूरी शीशी खुद पे उंडेलने के बाद स्टाइल से कमर पे हाथ रखते हुए उसने हीरा से पूछा। हीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। निगाहें बदस्तूर आईने पे मरकूज थीं, जिसकी सतह पर उसके शोला जवाला बने सरापे के अलावा एक और भी अक्स था, ठंडा मीठा चांदनी जैसा। ये सामने वाली दीवार पे आवेजा उसकी 2 साल पुरानी तस्वीर का अक्स था। एक ही शख्सियत के होने के बावजूद दोनों अक्सों में बेहद फर्क था, जमीन आसमान का सा। मगर ये फर्क क्या था? हीरा तलाशने लगी। उसकी ज़ेरक नज़रों ने ज़रा गौर के बाद तलाश कर लिया कि उसकी तस्वीर वाले अक्स को जो चीज़ जाज़बे नज़र बना रही थी वो हया थी, और उसके मौजूदा अक्स को जिस चीज़ ने होशरुबा बना रखा था वो बिलाशुबा उसके अतवार से झलकती बेहयाई थी। हीरा तवील सांस लेते हुए सीधी हुई। बेड ग्राउंड से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। वो समझाने की हद से बाहर निकल चुकी थी, फिर भी उसने कोशिश करना चाही। क्यों कर रही हो तुम ऐसा अना? वो तुम्हारा क्लास फेलो रह चुका है, तुम्हें पसंद करता था। अब जबकि तुम उसके ऑफिस में काम करती हो सकता था दिन भर का साथ उसकी पसंदीदगी को मोहब्बत में बदल देता। मोहब्बत? अना ने कहका लगाया। मोहब्बत न देवमालाई कहानी का नाम है, और मैं 21वीं सदी की लड़की हूँ। फरसुदा चीज़ों पे यकीन नहीं रखती। मोहब्बत एक जिंदा हकीकत है। ज़माना खा कितना ही तरक्की याफ्ता क्यों ना हो जाए, मोहब्बत कभी फरसुदा नहीं होती। मोहब्बत करने वाले ख़त्म हो जाते हैं, उनका नाम और निशान मिट जाता है। जिस्म मट्टी में मिलके मट्टी हो जाते हैं, हड्डियाँ बहुत सीधा हो जाती हैं, मगर दिलों में धड़कती मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है। मोहब्बत का ताल्लुक जिस्म से नहीं रूह से होता है। जानती हो, मोहब्बत हर सदी के पास दूसरी सदी की अमानत होती है, जिसे अदा किए बगैर वो ख़त्म नहीं होती। दिन, हफ्ते, महीने, साल, सदियाँ, ये वक्त नापने के बेजान पैमाने हैं। ये मोहब्बत ही है जो इन्हें जिंदा रखती है। वो वजद के आलम में बोल रही थी। उसके चेहरे पर, आंखों में, लहजे में सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत थी। अना को इस लम्हे हिरा पे रश्क आया, मगर सिर्फ एक पल को। अच्छा, तुम्हें क्या मिला मोहब्बत करके? उसने तमस्खर भरी निगाह हिरा पर डाली, मगर वह पुरसकून रही। ये पूछो क्या नहीं मिला? खूबसूरत मुस्कुराहट उसके होंठों पे उभरी। मोहब्बत के सरूर से पलकें बाहम पैवस्त हो गईं। जब मैं थकन से चूर होती हूँ तो ये मोहब्बत ही है जो मेरी सारी थकन समेट लेती है। रात की तन्हाइयों में सुकून बन के मेरे अंदर उतरती है, मेरे कदम भटकने नहीं देती। ये मोहब्बत ही है जो मुझे ज़िंदा रखती है। और सबसे बढ़कर ये कि मोहब्बत करके मुझे मोहब्बत मिली, और तुम कहती हो क्या मिला? फ़लसफ़ियाना बातें। अना के लहजे में हकारत थी। उसे सर झटका। अगर मोहब्बत में इतनी ताकत होती तो वो कब का तुम्हें अपना चुका होता।
मोहब्बत मोहब्बत होती है, जुदाई, मिलन, खोना पाना, ये सब किस्मत है। मोहब्बत का इनसे कोई वास्ता नहीं। मोहब्बत या होती है या नहीं होती, और बस इसमें किसी तीसरी बात की गुंजाइश नहीं होती। उसका लहजा बहुत मजबूत था। ये सब किताबी बातें हैं। मुझे बलख शेर की मोहब्बत नहीं, बलख शेर चाहिए। वो रस्मो रिवाज का कैदी है। मुझसे मोहब्बत करने भी लगा तो उसे दिल में संभाल के वही तरह चैन से रह लेगा। इसलिए मैं उसकी मोहब्बत नहीं, तलब बनना चाहती हूँ। ऐसी तलब जिसे पूरा किए बगैर उससे सांस तक लेना दुश्वार हो जाए। अपने आवेजे से खेलते हुए अना की आंखों में अजीब सी चमक थी। हीरा को उससे खौफ आया, और जब तलब पूरी हो गई तो उसके सवाल पर अना के बढ़ते कदम ठटके। दिल पूरी शिद्दत से लरजा, मगर सिर्फ एक पल को। अगले ही पल उसने नखुवत से सर झटक कर तो का बोझ दूर फेंका। देखा जाएगा, बेतासुर लहजे में कहती तेजी से बाहर निकल गई। हीरा तासुफ से अपनी बहन की एड़ी की टिक टिक सुनती रही, और दूसरी तरफ बलख शेर समंदर के किनारे ओपन रेस्टोरेंट में बस का इंतजार कर रहा था। वो मुकर्ररा वक्त से आधा घंटा पहले आ गया था। दूर समंदर में कश्तियों की रोशनी जुगनुओं की मानिंद चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जुगनुओं ने समंदर में बसेरा डाला हुआ हो और अब लहरों पे झूला झूल रही हूँ। मगर इस खूबसूरत मंजर से बेनियाज उसकी नज़रें उस तरफ चिपकी हुई थी जहाँ से अना को आना था। बेचैनी उसके हर फेल से आया थी। उसके बगैर लम्हा लम्हा तवील होकर काटे नहीं कट रहा था। 1 घंटे के सवर आजमा इंतजार के बाद वो आई। उसके लिबास से फूटती तेज मदहोश कुन खुशबू बलख शेर के हवासों पे छाकर जज्बात में हिजान पैदा करने लगी। उसके वजूद की हरारत में उसे अपना आप तपता हुआ महसूस हुआ, मगर इस तपिश में बड़ा सुकून था। जाड़े में खुले आसमान तले दहकती आग तापने जैसा सुकून। उसका दिल इस आग को ओढ़कर बसम होने को मचलने लगा। उसने पानी का ग्लास मुंह से लगाया और पीता चला गया। टिश्यू उठाने को बड़ा हाथ बेख्तियार मेज पे धरे उसके मखरूती हाथ से टुकराया। बलख शेर ने झटके से अपना हाथ खींच लिया। उंगलियां उसकी हथेली से मस होकर निकलती चली गईं। कहाँ खो गए? अपने लम्स के जेरे असर उसकी कैफियत देखकर अना का कहका बहुत जानदार था। वो चौंक कर होश में आया। उसकी सुराहीदार गर्दन में झूलता स्याह पत्थर इतना चिकना था कि बलख शेर की नजरें खाना खाने के दौरान उस पर से फिसल फिसल जाती थी। वो लाख चाहते हुए भी अपनी बेख्तियारी पे काबू नहीं कर पा रहा था। बज़ाहिर बेनियाज बनी अना उसकी कैफियत का मज़ा ले रही थी। सच कहते हैं, औरत अगर अकल सलब करने पे आए तो बड़े बड़े दाना पानी भरते नजर आते हैं। वो फख्र से मुस्कुराई। इतनी जल्दी जा रही हो? बलख शेर ने उसे रोकना चाहा। वो इतने महीनों में लोहा गर्म कर चुकी थी, आज तो बस चोट लगाने आई थी, इसलिए उसके इसरार के बावजूद खड़ी हो गई। एक हाथ से पर्स संभालते हुए दूसरा हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। वो पकड़ने लगा तो जल्दी से वापस खींच लिया। कंधा उठाकर उंगलियां हिलाई और हंसती हुई भाग गई। वो खड़ा यकटिक उसे देखता रहा। उसके गहरे गले से झांकती दूधिया जेल से जैसे रोशनियां फूट रही थी। उसकी आंखें चुंधियाने लगी। उसकी नजरों से ओझल होने से पहले वो रुकी। गर्दन मोड़कर एक जालिम मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली और झटके से बालों की पिन खींच ली। स्याह बालों ने एकदम से पुश्त का अहाता किया। स्याह बाल, स्याह लिबास, अब जैसे वो सर तपा स्याह लिबादे में छुपी थी। बलख शेर निढाल सा होकर कुर्सी पर गिरकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। अब उसकी बस एक तलब थी, दिलो दिमाग की एक ही तलब थी, अना अना अना। हीरा और अना 2 ही बहनें थीं। कोई कमी कोई महरूमी उनके माँ बाप ने उनकी ज़िंदगी में नहीं रहने दी थी। उनके घर का माहौल भी बहुत मोतदिल था, ना ही बहुत ज़्यादा पर्दादार और ना ही बेहयाई। उसकी बड़ी बहन हीरा तो जैसे जैसे इल्म आगही की मनाजिल तय करती गई, उसके ओढ़ने पहनने में भी वो सब नजर आने लगा। अना भी शुरू से ऐसी नहीं थी। वो भी हीरा की तरह अपने लिबास, अपने ख्यालात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली एक उजली सोच की साफ सुथरी
مگر بے حد حسین لڑکی تھی۔ اپنے حسن کا ادراک بھی اسے یونیورسٹی جانے کے بعد ہی ہوا، اور جیسے ہیرا علم و شعور حاصل کرتی راہ ہدایت کی طرف چل پڑی، اس کے بالکل برعکس انا جو اسی کی چھوٹی بہن تھی، علم و آگہی حاصل کرتی کرتی جانے کس راستے کی طرف نکل گئی، اس راستے کی طرف کہ جس پر آج کی نوجوان نسل اندھا دھند بھاگیے چلی جا رہی ہے، جس کی منزل گھاٹے کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہ تبدیلی بھی اس میں بلخ شیر سے ملنے کے بعد آئی تھی۔ بلخ شیر اس کا یونیورسٹی فیلو تھا، بے انتہا ہینڈسم، وجیح، امیر، ہر لڑکی کی نگاہوں کا مرکز۔ وہ بلخ شیر جو حسن کا مداح ہونے کے باوجود کسی لڑکی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں انا نے اپنے لیے پسندیدگی کے رنگ دیکھ لیے تھے۔ بھانپ گئی تھی وہ کہ وہ لاکھ انا سے محبت کرے گا، لیکن ایک بزدل مرد ہے، اظہار محبت نہیں کرے گا۔ اپنے مسائل اور اپنی ذات پات میں جکڑے مرد عموماً بزدل ہوا کرتے ہیں۔ حرام کی محبتیں جتنی مرضی کروا لو ان سے، حلال کی محبت کا حوصلہ ان میں نہیں ہوتا۔ انا بھی یونیورسٹی کے 4 سال بلخ شیر کی نگاہوں کا مرکز رہی۔ اس کی سراہتی انا کا طواف کرتی نگاہیں، لیکن بالکل خاموش۔ اپنے لبوں سے بلخ شیر نے کبھی پسندیدگی یا محبت کا اظہار نہیں کیا، اور دوسری طرف انا جو شروع میں ان سراہتی خاموش نگاہوں سے تھوڑا خائف ہوئی تھی، پھر جیسے ان کی عادی ہوئی اور اب اس کی طلب بڑھنے لگی تھی، وہ اظہار چاہتی تھی، اور بلخ شیر گونگا عاشق بنے کسی بھی اظہار سے آری اس کی طلب کو بڑھاتا چلا جا رہا تھا۔ بالآخر انا نے وہ راہ اختیار کر لی جو آج کے بچے بلا جھجک اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اس نے صحیح غلط کی ہر تمیز، ہر دیوار پھلانگ دی۔ ڈگری پوری ہونے کے بعد بلخ شیر کے دفتر میں ہی نوکری حاصل کی۔ اب وہ انا بلخ شیر ہو چکی تھی۔ بلخ شیر نے اسی شہر میں ایک فلیٹ لے کر دیا تھا۔ اچھی زندگی تھی، ہر شے تھی جس کی کوئی بھی انسان خواہش کر سکتا ہے۔ انا کا فلسفہ حیات ہی یہ تھا کہ محبت کچھ نہیں ہوتا، جو پسند آ جائے صحیح غلط کسی بھی طریقے سے بس اسے حاصل کرو۔ اس وقت بھی کمرے میں پھیلی ٹھنڈی سبز روشنی پردوں کے کونوں سے جھانکتی سفید کرنوں کے سامنے اپنا رنگ کھو رہی تھی۔ الارم کی آواز نے خاموشی کو چھیڑا۔ کافی دیر سستی سے کروٹیں بدلنے کے بعد بھرپور انگڑائی لیتی وہ اٹھ بیٹھی۔ نہانے کے بعد بالوں کو تولیے میں لپیٹا، بلیک کافی کا مگ تیار کر کے کھڑکی کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ڈوری کھینچ کر پردے سمیٹے، روشنی کو اندر آنے کا راستہ مل گیا۔ صرف کمرے کے اندر اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اس نے کھڑکی کھول دی۔ لمبے لمبے سانس لینے سے پہلے کی خوشبو پورے وجود کا احاطہ کرنے لگی۔ بلخ شیر کو پہلے کے پھول بہت پسند تھے۔ وہ مارگلا کے پہاڑوں پہ نظر جما کر تلخ کافی حلق سے اتارتے ہوئے اسے سوچنے لگی۔ ان کی شادی کو 1 سال ہونے کو آ رہا تھا۔ بلخ شیر کا تعلق ایک قبائلی علاقے سے تھا۔ ان کے قبائلی رواج کے مطابق قبیلے سے باہر شادی جرگے کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی۔ جو اس قانون کی خلاف ورزی کرتا، اس سے قبیلے کی شناخت چھین کر اسے بے مول کر دیا جاتا۔ قبائلیوں کے آگے اگر ایک طرف خزانوں کے ڈھیر لگا دیے جائیں اور دوسری طرف قبائلی شناخت رکھ دی جائے تو ہر غیرت مند قبائلی بلا شبہ دوسری طرف بڑھتا ہے۔ قبیلے سے باہر شادی کرنے کی یہ سزا بہت ہولناک تھی، اس لیے ان کے قبیلے کا کوئی مرد جرگے کی اجازت کے بغیر قبیلے سے باہر شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سوچا تو بلخ شیر نے بھی کبھی نہیں تھا، مگر انا نے اسے کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی کہاں چھوڑا تھا۔ انا یونیورسٹی کے زمانے سے اسے پسند کرتی تھی، اس کے رسوم و رواج سے بھی واقف تھی، جانتی تھی وہ اس سے کتنی ہی شدید محبت کیوں نہ کرے کبھی اپنائے گا نہیں، اس لیے اس نے دوسرا طریقہ اپنایا۔ اس کی محبت بننے کی بجائے طلب بن گئی، ایسی طلب جو پوری ہوئے بنا طالب کو چین نہیں لینے دیتی، راتوں کو سونے نہیں دیتی، دن کو کچھ کرنے نہیں دیتی، نہ ڈھنگ سے جینے دیتی ہے، نہ سکون سے مرنے دیتی ہے، حواس سلب کر لیتی ہے۔ اسے پورے کیا بنا
कोई चारा नहीं होता। बलक शेर ने समंदर किनारे स्याह लिबास में उससे होने वाली उस आखिरी मुलाकात के अगले ही रोज उससे निकाह कर लिया था। हालांकि तलब पूरी करने के लिए ये नहीं देखा जाता है कि जरिया जायज़ है या नाजायज़, मगर ये अना की ख्वाहिश थी और खुशकिस्मती भी कि बलक शेर ने उसके हसूल के लिए जायज़ रास्ता अपनाया। उसका कारोबार कराची में था, कबीले वालों को आना जाना लगा रहता था, इसलिए वो इस्लामाबाद ले आया था अना को। तब से अब तक वो यहीं थी। शुरू में तो बलक शेर यहाँ से उसके पास से जाने का नाम नहीं लेता था। महीनों उसके पास रहा, फिर हफ्ते में एक बार चक्कर लगाने लगा। अब सूरत हाल ये थी कि 2 माह होने को आए थे, मगर वो आने का नाम नहीं ले रहा था। फ़ोन पर भी बराए नाम बात करता था। ऐसे में अना का परेशान होना बजा था। चौकीदार ने गेट खोला। लैंड क्रूजर ड्राइवे पर आकर रुकी। बलक शेर को उतरता देखकर अना खिल के मुस्कुराई। उसे देखते ही इतने दिनों की बेजारी उड़न छू हो चुकी थी। प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं नहीं जाता, ये सोचकर उसने इस्तकबाल के लिए नीचे जाने का इरादा तर्क कर दिया। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। वो बदस्तूर मार्गला का हुस्न देखती रही। कितनी देर अपने कंधों पे उसके लम्स की मुंतज़िर रही। बिलाखिर बेनियाजी का खोल तोड़ना पड़ा। उसने गर्दन मोड़ी। बलक शेर सोफे पे नीम दराज उसे ही देख रहा था। आंखें हर एहसास से आ रही थी। अनहोनी के बिच्छू ने जोर से उसे डंक मारा। मग में बचा कड़वा सयाल एक ही घूंट में हलक से उतारते हुए उसने खुद को पुरसकून जाहिर किया। बाबा को हमारे निकाह का इल्म हो गया है। वो सीधा हो बैठा। उन्होंने तुम्हें तलाक देने को कहा है। आगे के मामलात वो खुद ही संभाल लेंगे। आना ने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। खिड़की की तरफ पुष्ट करके खड़ी हो गई। चंद पल उसकी आंखों में देखती रही, तवील सांस खारिज की, फिर सवालिया अंदाज में यूं हंसने लगी जैसे बड़े बच्चे की शेखी पे हंसते हैं। छोड़ सकते हो मुझे? अबरू उचका कर पूछा। हाँ, वो बहुत सुकून से बोला। मोहब्बत फानी होती है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। तुम क्या मेरी मोहब्बत हो जिसे मैं छोड़ नहीं सकता? बलक शेर के जवाब ने उसके वजूद की इमारत मुतज़लज़ल कर दी। रह सकोगे मेरे बगैर? लहजे में खुला चैलेंज था। उसे अब तक उसके जवाब पे यकीन नहीं आ रहा था। बहुत आराम से। अगर बाबा जोर ना भी देते तो भी मैं खुद यही फैसला लेने वाला था। वो छोटे छोटे कदम उठाता उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने अना की फटी फटी आंखों में देखते हुए बोलना शुरू किया। सबसे पहले मैंने तुम्हें यूनिवर्सिटी में देखा। तुम सीप में बंद मोती की तरह उजली, ठंडी, शफाफ थी, जिसे देखते ही दिल ने पसंदीदगी की सनद दे दी। यूनिवर्सिटी का दौर ख़त्म होने के 2 साल बाद मैंने तुम्हें अपने ऑफिस में देखा। हालात की सताई हुई, तन्हा, मजबूर, बेसहारा लड़की। मैं तुम में वही उजलापन, पाकीज़गी, ठंडक और सुकून ढूंढने तुम्हारी तरफ खींचने लगा, मगर तुम कुछ बदल गई थी। मैंने सीप को खोलने की कोशिश की तो एहसास हुआ कि तुम सीप में बंद मोती नहीं, बल्कि एक बंद बोतल हो, सील पैक। मैंने अपना रास्ता बदलना चाहा तो ढक्कन जरा सा हिला। जायका चखने की ख्वाहिश में मैं वहीं जम के रह गया। जब हाथ बढ़ाता बोतल दस्तरस से दूर हो जाती, मगर जूं ही मायूस होकर पलटने लगता बोतल उबलने लगती। चूहे बिल्ली के इस खेल ने बोतल को मेरी तलब बना दिया। तलब पूरी ना होने की तशनगी से मेरा फशारे खून बढ़ने लगा। तलब और रसद की इस कश्मकश में मेरा जब जवाब देने लगा तो यकायक एक कतरा मेरे हलक में टपका। बहुत सरूर था उस एक कतरे में। मैं अपना आप भूल गया। याद रही तो अपनी तलब। वो सांस लेने को रुका। खुली खिड़की से सूरज की शुआएं उसे तंग करने लगी तो पर्दे बराबर करके उसके सामने आ खड़ा हुआ। उस एक कतरे के बाद पूरी बोतल पीना मेरा मकसद बन गया, और तुम जानती हो कि मैं अपने मकसद में कामयाब हुआ। मैं घटाघट पूरी बोतल पी गया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि बोतल का नशा मुझ पे असर करना छोड़ गया, मगर मैं फिर भी घूंट घूंट पीता रहा। मगर अब मेरा दिल भर गया है। बोतल के आखिरी कतरे बड़े कड़वे कसीले थे, मगर मैं झपड़ करके पीता रहा कि कोई हसरत बाकी ना रह जाए, यहाँ तक कि मेरी तलब पूरी हो गई। बलक शेर ने चंद जुमलों में अना की पूरी जिंदगी बयां कर दी।
جب بابا نے مجھے تمہیں چھوڑنے کا کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوا، کیونکہ اب تم ایک خالی بوتل ہو جس کی جگہ زندگی میں نہیں کوڑے دان میں ہوتی ہے۔ اپنے اندر کا سارا زہر اس کے کانوں میں انڈیلنے کے بعد وہ جانے کو پلٹا، کچھ یاد آنے پہ رکا۔ گھر میں پہلے ہی تمہارے نام کر چکا ہوں، حق مہر کی رقم تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہے، یہ رہے طلاق کے کاغذات۔ اس نے انا کی طرف ایک لفافہ بڑھایا، مگر اس کے ساکت وجود میں جنبش نہ ہوئی، وہ تو پتھر ہو چکی تھی۔ بلک شیر نے دکھ بھری نگاہ اس پہ ڈالی، لفافہ میز پہ اچھالا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا، اور انا یوں ہی ساکت کھڑی رہی۔ اور جب اس کی طلب پوری ہو گئی تو کبھی کے کہے ہیرا کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے، اس تو کا بوجھ اس کے سر پہ چڑھنے لگا۔ اس نے جھٹک کر دور پھینکنا چاہا اس بوجھ کو، لیکن ناکام ہوئی۔ آج وہ خود اس تو کی عملی تفسیر بنی کھڑی تھی۔ یہ گھر ایک کوڑے دان تھا اور وہ اس میں پڑی خالی بوتل۔ اس نے شدت سے رونا چاہا، آنکھیں خالی رہیں۔ اس پل ایک اور ظالم حقیقت اس پہ آشکار ہوئی۔ طالب نے اپنی طلب پوری کرنے کے لیے اسے اتنا خالی کر دیا تھا کہ اس کے پاس تو اپنے 2 آنسو بھی نہیں بچے تھے۔ جس انسان کو پانے کے لیے اس نے تمام اخلاقی حدود پار کی تھی، صحیح غلط کی ہر تمیز بھلا دی تھی، وہ آج کتنے آرام سے اسے یوں اپنی زندگی سے نکال کے پھینک گیا تھا۔ اور اس سب میں گھاٹا کس نے کھایا تھا، نقصان کا سودا کس نے کیا تھا؟ انا نے۔ بلک شیر اور انا کی کہانی آج کے اس دور کا المیہ ہے۔ انسان اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے صحیح غلط کی ہر حد پار کر دیتا ہے، لیکن بالآخر خالی ہاتھ ہی رہ جاتا ہے۔